जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी दी थी। पर आज बात करेंगे उससे 2 साल पहले की, जब 29 मई 1927 को लाहौर में भगत सिंह पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और उस घटना की जानकारी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक, भगत सिंह का लिखा प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, और दूसरा उनकी भतीजी वीरेंद्र सिंधु द्वारा लिखित ग्रंथ युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। दोस्तों, वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं कि भगत सिंह कहीं से रेलगाड़ी द्वारा अमृतसर पहुंचे। बड़े चौकन्ने भाव से वे स्टेशन से बाहर निकले। कुछ आगे बढ़े तो एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ता हुआ नजर आया। भगत सिंह तेज चलने लगे, वो भी तेज चलने लगा। भगत सिंह दौड़ने लगे, वो भी दौड़ने लगा। भरा हुआ पिस्तौल भगत सिंह की जेब में था। उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा और दौड़ते रहे। आंख मिचौनी शुरू हो गई। वे एक गली में घुसते और दूसरी में जा निकलते। पीछा करने वाला भी तेज था, वो भी उस गली में जा पहुंचता। वे और आगे बढ़ जाते। यूं ही दौड़ते दौड़ते भगत सिंह की नजर एक मकान के बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था सरदार शार्दुल सिंह एडवोकेट। ये शार्दुल सिंह एक देशभक्त व्यक्ति थे। पुलिस वाले से नजर बचाकर भगत सिंह शार्दुल सिंह के मकान में घुस गए। वकील साहब अपनी स्टडी टेबल पर बैठे फाइलें देख रहे थे। भगत सिंह को देखकर वे चौंक गए। भगत सिंह ने उन्हें सब बता दिया और पिस्तौल निकालकर उनके सामने रख दी। वकील साहब ने पिस्तौल को मेज के ड्रावर में रख लिया और नौकर को बुलाकर कहा कि साहब को नाश्ता कराओ। दोस्तों, ये कहकर शार्दुल सिंह स्वयं गली में आ गए और घर के बाहर टहलने लगे। इतनी देर में ढूंढता ढूंढता पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया। शार्दुल सिंह को देखकर पुलिस वाले ने कहा, वकील साहब, इधर एक सिख नौजवान आया क्या? शार्दुल सिंह ने उत्तर दिया, हां, भागता हुआ आया तो था एक सिख नौजवान। पाजामा और कोट पहना था, वही तो नहीं था? पुलिस वाले ने कहा, हां, वही तो था, बड़ा मशहूर चोर है, किधर गया? दोस्तों, पुलिस वाला भगत सिंह को क्रांतिकारी नहीं बल्कि चोर बता रहा था, क्योंकि क्रांतिकारी बताने पर संभव था कि वकील साहब उसकी मदद नहीं करते। पर शार्दुल सिंह भी ये सब समझते थे। उनके मकान से कुछ आगे चलकर क्रांतिकारी विचारों की पत्रिका कीर्ति का ऑफिस था। शार्दुल सिंह ने उधर इशारा करते हुए कहा कि आगे की ओर गया है। यह एक स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का कीर्ति पत्रिका के दफ्तर में जाना सबकी समझ में आता था। वकील साहब की बात पर भरोसा करके पुलिस वाला आगे चला गया। अब इसके कुछ देर बाद भगत सिंह तो शार्दुल सिंह के घर में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और थोड़ा आगे कीर्ति का दफ्तर बिना किसी कारण पुलिस से घिरा हुआ था। दोस्तों, भगत सिंह ने शार्दुल सिंह पर भरोसा किया और उन्हें सच बता दिया, और शार्दुल सिंह ने भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भगत सिंह को अपने घर में पनाह दी। यदि भेद खुल जाता तो वकालत का लाइसेंस रद्द होता, जेल की चक्की पीसनी पड़ती, परिवार पर मुसीबतें आती। भगत सिंह उनके कौन थे जो वे इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे थे? असल में यह वीर पूजा का भाव था, राष्ट्र वंदना का भाव था। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब लोगों ने क्रांति वीरों को छिपने में मदद की थी। बात भगत सिंह की ही करें तो सेठ छाजूराम का जिक्र भी आता है। 17 दिसंबर 1928 को सांडर्स वध के बाद जब भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ एक अफसर के वेश में लाहौर से निकलकर कलकत्ता गए, तो वहां प्रसिद्ध व्यापारी सेठ छाजूराम के घर पर ही रुके थे। पर हम लौटते हैं मई 1927 में। दिन भर भगत सिंह शार्दुल सिंह एडवोकेट के घर पर रहे। रात को वहां से निकले और छरटा स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़कर लाहौर चले गए। वहां स्टेशन से बाहर आए, एक तांगा लिया। अब उनके पास पिस्तौल तो था नहीं, इसलिए निश्चिंत थे। कुछ दूर ही गए थे कि पुलिस ने तांगा घेर लिया। दोस्तों, भगत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए।
जब पुलिस उन्हें थाने ले जा रही थी, तभी रास्ते में कोई जानने वाला मिल गया। उसके द्वारा भगत सिंह ने अपने पिता सरदार किशन सिंह तक अपनी गिरफ्तारी की सूचना भिजवा दी। युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने ऐसा बताया है। लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बारे में भगत सिंह ने जो वर्णन किया है वो थोड़ा सा अलग है। वर्ष 1930 के अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में 2-3 तारीख के आसपास भगत सिंह ने लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। बड़ा प्रसिद्ध लेख है, आप में से कईयों ने पढ़ा होगा। इस लेख में भगत सिंह लिखते हैं, मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। मेरी गिरफ्तारी अचानक हुई थी। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस को मेरी तलाश है। अचानक एक बगीचे से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस वालों से घिरा हुआ हूं। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस को मेरी तलाश है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक दिन पहले कोई पुलिस वाला अमृतसर में उनका पीछा कर रहा था, तो वे ऐसा क्यों कह रहे थे कि मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस को मेरी तलाश है? क्या अमृतसर में शार्दुल सिंह के घर छिपने वाली घटना काल्पनिक है? जरा परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र सिंधु का जन्म हुआ वर्ष 1940 में और भगत सिंह को फांसी हो चुकी 23 मार्च 1931 को। तो वीरेंद्र सिंधु को उस घटना के बारे में कैसे पता चला होगा? भगत सिंह स्वयं तो थे नहीं ये बताने के लिए। उस घटना का विवरण देते हुए वीरेंद्र सिंधु लिखती हैं श्री रणबीर सिंह के शब्दों में, अर्थात उन्हें उस घटना की जानकारी श्री रणबीर सिंह ने दी थी। अगला प्रश्न खड़ा होता है कि ये रणबीर सिंह कौन थे? एक रणबीर सिंह भगत सिंह के छोटे भाई भी थे, पर उनका जन्म हुआ वर्ष 1925 में। तो वे तो बहुत छोटे थे जब भगत सिंह को फांसी हुई, केवल 6 वर्ष के। और वर्ष 1928 में सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह कभी घर भी नहीं गए। तो रणबीर सिंह को कैसे पता चला? तो क्या वीरेंद्र सिंधु किसी और रणबीर सिंह की बात कर रही थी? एक रणबीर सिंह क्रांतिकारी भी थे और भगत सिंह की ही पार्टी HSRA के मेंबर भी थे। क्या उन रणबीर सिंह ने वीरेंद्र सिंधु को यह दृष्टांत बताया था? तो उन रणबीर सिंह को किसने बताया? वे बहुत जूनियर मेंबर थे। भगत सिंह ने उन रणबीर सिंह को बताया हो, इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं है। एक तो वे बहुत जूनियर थे, दूसरा यह कि पार्टी में गोपनीयता रखनी होती थी, सीक्रेसी रखनी होती थी। अपने ही नए साथियों को अपना नाम तक भी सही नहीं बताया जाता था। फिर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भगत सिंह उन रणबीर सिंह को देकर सरदार शार्दुल सिंह के लिए मुसीबत खड़ी कैसे कर सकते थे? पर वीरेंद्र सिंधु ने लिखा है, यह जानकारी कपोल कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वीरेंद्र सिंधु की पुस्तक युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे उनके जीवन पर पहली समग्र प्रमाणिक पुस्तक है और बड़े शोध के बाद लिखी हुई है। बिना किसी आधार के उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो अपनी उलझन को सुलझाने के लिए हमने भगत सिंह के उन्हीं छोटे भाई रणबीर सिंह के सुपुत्र मेजर जनरल शौनान सिंह से बात की। जनरल शौनान सिंह भारतीय सेना के जांबाज अफसरों में रहे हैं, वीर चक्र विजेता हैं। उनके साथ बातचीत का एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। अब जब उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी यानी भगत सिंह के छोटे भाई रणबीर सिंह ने भगत सिंह के बारे में बड़ा अध्ययन किया था। जब वीरेंद्र सिंधु युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे पुस्तक लिख रही थीं, तो लगभग 2 महीना अपने चाचा रणबीर सिंह के साथ रही थी। तो संभव है कि चाचा ने ही उस घटना के बारे में भतीजी को बताया हो। तो पता कैसे चला उन्हें? संभव यह है दोस्तों कि सरदार शार्दुल सिंह ने कभी रणबीर सिंह को बताया हो, उनकी भेंट हुई हो। भगत सिंह की फांसी के समय तो वो बहुत छोटे थे, यह संभव नहीं है। पर जिन शार्दुल सिंह के घर भगत सिंह रुके थे, उन शार्दुल सिंह की भेंट
कभी रणवीर सिंह से हुई हो, या यह भी संभव है कि शार्दुल सिंह ने किसी अन्य व्यक्ति को बताया हो और उस व्यक्ति ने कभी रणवीर सिंह को ऐसा बताया हो। एक प्रश्न और उठा, यदि ऐसा हुआ था तो अपने लेख में भगत सिंह ने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका उत्तर सीधा है, यदि भगत सिंह इसकी चर्चा अपने लेख में करते तो शार्दुल सिंह पर मुसीबत नहीं आ जाती। तो भगत सिंह के लेख में इस बात का जिक्र ना होना बहुत स्वाभाविक था। हम लौटते हैं उनकी पहली गिरफ्तारी पर। भगत सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस लाहौर में रेलवे पुलिस की हवालात में लॉकअप में ले गई और अगले 1 महीना उन्हें वहीं रखा गया। भगत सिंह लिख रहे हैं, पुलिस अफसरों से कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरे काकोरी दल के साथ संबंधों के बारे में तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहां मुकदमा चल रहा था और यह कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी। यह बात सच थी दोस्तों। जब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह जैसे क्रांतिवीरों पर लखनऊ में काकोरी केस चल रहा था, तब भगत सिंह ने उन्हें जेल से छुड़ाने की कोशिश की थी। साथ ही क्रांतिकारी शिव वर्मा ने अपनी पुस्तक संस्मृतियां में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। पुलिस का पहरा बड़ा सख्त था, क्रांतिकारियों के पास आवश्यक संसाधन नहीं थे। भगत सिंह की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी और इस बात से राम प्रसाद बिस्मिल बहुत निराश थे। उन्होंने जेल से एक कागज पर कुछ शेर लिखकर भिजवाए थे। पहला शेर यूं था, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। जब साथी क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा ने भगत सिंह को वह पर्ची दी जिस पर यह शेर लिखा था, तो उसे पढ़कर भगत सिंह को अपनी बेबसी पर भारी दुख हुआ। शिव वर्मा लिखते हैं कि कागज का वह टुकड़ा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वे माथे पर हाथ रखकर पत्थर की निर्जीव मूर्ति की भांति दीवार के सहारे लुढ़क गए। तो दोस्तों, 29 मई 1927 को जब पुलिस ने पहली बार भगत सिंह को गिरफ्तार किया और उनसे काकोरी दल के क्रांतिकारियों से संबंधों की बात की, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। अंग्रेजों के पास सबूत नहीं थे, जानकारी तो थी। भगत सिंह की गिरफ्तारी से 7-8 महीना पहले अक्टूबर 1926 में लाहौर में दशहरे के मेले में किसी ने भीड़ पर बम फेंका था, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। भगत सिंह लिखते हैं कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि काकोरी केस के क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने के लिए तुमने बम बनाए थे और उनका परीक्षण करने के लिए एक बम दशहरे के मेले में फेंका था। यह एकदम बकवास बात थी, झूठ थी। पहली बात तो यह कि भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर अपने लोगों पर बम नहीं फेंक सकते थे। दूसरी बात, भगत सिंह और उनके साथियों ने बम बनाना सीखा कब? फरवरी-मार्च 1929 में, जब आगरा में अमर बलिदानी जतिन दास ने उन्हें यह सिखाया। और लाहौर में दशहरे के मेले वाली घटना कब घटी? वर्ष 1926 में। तो लाहौर में निर्दोष लोगों की हत्या क्रांतिकारियों ने नहीं, बल्कि वो पापी कोई और था और उसका नाम था चंदन दीन। बाद में सांप के काटने से उसकी मौत हुई थी। खैर, पुलिस अधिकारियों ने भगत सिंह से क्रांतिकारी दल के भेद जानने के लिए सब तरह की चालें चली, साम दाम दंड भेद, पर कामयाब नहीं हो सके। यह प्रसिद्ध फोटो उसी गिरफ्तारी के समय का है जो पुलिस ने चोरी से खींचा था, ताकि पुलिस रिकॉर्ड में भगत सिंह की पहचान रह जाए। फोटो को ध्यान से देखिए। भगत सिंह की चारपाई के ठीक नीचे छाया है। इसका मतलब हुआ कि फोटो दोपहर के समय खींचा गया था। 29 मई को वे गिरफ्तार हुए थे। 4 जुलाई को उनकी जमानत हुई थी। तो गर्मी का मौसम अपनी पीक पर था और भरी दोपहर में उन्हें धूप में बिठा रखा था, ऐसा इस फोटो से पता चलता है। सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति हैं सीआईडी के डीएसपी गोपाल सिंह पन्नू। दोस्तों, भगत सिंह को पुलिस हिरासत में कैसी यातनाएं दी गई थी,
इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, वास्तविकता कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, परिवार के सदस्यों को भी नहीं, सिवाय चाची हरनाम कौर के, और उन्हें भी कुछ संकेत ही दिए थे। ऐसा लिख रही हैं वीरेंद्र सिंधु। और भगत सिंह भी अपने लेख में इन यातनाओं की कोई बात नहीं करते हैं। वे लिखते हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मतलब पुलिस वालों ने, उन्होंने मुझे बताया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन मेरे पास आए। लंबी चौड़ी सहानुभूतिपूर्ण बातों के बाद उन्होंने मुझे अपनी समझ में यह अत्यंत दुखद समाचार दिया कि यदि मैंने उनके द्वारा मांगा गया वक्तव्य नहीं दिया तो वे मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा बम उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी पर लटकाने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने भगत सिंह को सब तरह से तोड़ने की चेष्टा की, पर वे जिस फौलाद के बने थे उसे न तोड़ा जा सकता था न मोड़ा जा सकता था। अंग्रेज तिल मिला रहे थे कि 19 साल का लड़का उन्हें चुनौती दे रहा था। भगत सिंह के क्रांतिकारियों से संबंधों के बारे में वे जानते थे, पर सबूत नहीं थे, और भगत सिंह कोई भेद दे नहीं रहे थे। ऐसे में मुकदमा चलता कैसे? उधर भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने भी पूरी ताकत लगा दी थी अपने लाल को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़वाने के लिए। अखबारों में इस पर चर्चा हो रही थी। पुलिस ने मजबूर होकर भगत सिंह को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, पर सबूत कुछ न दे सके। इधर सरदार किशन सिंह ने भी लाहौर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। अदालत जमानत को तैयार तो हो गई, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं था, पर 60,000 रुपए की जमानत राशि पर। उस जमाने में जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 15-20 रुपया महीना होती थी, तब 60,000 रुपए का मतलब था आज के दिन 10-15 करोड़। तो जमानत नहीं दी गई थी, बल्कि ऐसा इंतजाम किया था कि भगत सिंह कभी बाहर आ ही ना सकें। कौन देता इतनी बड़ी जमानत? पर सरदार किशन सिंह के संबंध भी कमाल के थे। वे स्वयं भी तो सारी उम्र आजादी के यज्ञ में समिधा बनकर जलते रहे थे। जो साख उन्होंने कमाई थी उसका नतीजा यह था कि 30-30 हजार की जमानत देने वाले 2 दिलवाले सामने आ गए। एक थे बैरिस्टर दूनीचंद और दूसरे थे दौलत राम। उन दोनों ने जमानत दी, तब 4 जुलाई 1927 को भगत सिंह जेल से बाहर आ सके। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो भी बड़ी मजेदार कहानी है, पर आज नहीं, अगली बार। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।